गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल इट्स एजुटलर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए कि अगर भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में किसी कानूनी पेच का सामना करना पड़े, तो भारत सरकार की तरफ से कौन सा वकील खड़ा होगा? और अगर सरकारी खजाने में एक एक रुपए कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी जांच करनी हो, तो कौन सा व्यक्ति पूरी निगरानी रखेगा? ये दोनों पद भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी और लोकविद का संरक्षक हमारे संविधान की रीढ़ हैं। आज हम इन दोनों संवैधानिक योद्धाओं, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को उनसे जुड़े आर्टिकल्स 76 और आर्टिकल 148 के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस सेशन का लाभ उठाएं। साथ ही पॉलिटी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। आइए अब आज के सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़ा पहला पॉइंट में दिया गया है कि भारत के 3 विधि अधिकारी हैं, जिनमें पहला भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा भारत का महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और तीसरा भारत के अपर महाधिवक्ता यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? इसका उत्तर है एम सी सीतलवाड़, जिन्हें 28 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका उत्तर है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? इसका उत्तर है भारत सरकार का। आइए अब जानते हैं, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। तो महान्यायवादी को सौंपा गया पहला कार्य है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा कार्य है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा कार्य है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होना। यानी कि अगर भारत सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई केस या मुकदमा होता है, तो उसका देखरेख महान्यायवादी करेंगे। हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ा था कि अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति उनसे परामर्श लेने खुद जाते हैं? जी नहीं। राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व महान्यायवादी करते हैं। यानी कि जो भी परामर्श लेना होता है, वो महान्यायवादी ही राष्ट्रपति की ओर से लेते हैं। साथ ही महान्यायवादी को ये अधिकार है कि सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में वो सुनवाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 76 के खंड 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के। अगला पॉइंट है कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि महान्यायवादी दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो रखते हैं, परंतु जब वोट देने की बारी आएगी तो ये अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? इसका उत्तर है महान्यायवादी का अधीनस्थ। यानी कि पहले ही पॉइंट में हमने पढ़ा था कि भारत के तीनों विधि अधिकारियों में से सबसे ऊपर होता है भारत का महान्यायवादी और उसके नीचे भारत का महाधिवक्ता तथा उसके नीचे भारत के अपर महाधिवक्ता। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? इसका उत्तर है आर वेंकट रमनी। अगला पॉइंट है
कि महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। दोस्तों, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि संवैधानिक और वैधानिक पद में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, संवैधानिक पद का अर्थ है जो संविधान में उल्लिखित हो या सीधा संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता हो, जबकि वैधानिक पद का अर्थ है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा एक विशिष्ट कानून या अधिनियम पारित करके बनाया गया हो। तो याद रखिएगा कि महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक पद है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका उत्तर है वी नरहरि राव, जिन्हें 1948 में नियुक्त किया गया था। और भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं के संजय मूर्ति। अगला सवाल है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका उत्तर है महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया जाता है और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में बिहार राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही, यानी कि पीके शाही हैं। अगला प्रश्न है, संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? इसका उत्तर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट में कैग भी कहा जाता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? इसका उत्तर है संविधान के द्वारा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? इसका उत्तर है लोक लेखा समिति का, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिनमें से 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक भी कहा जाता है, यानी कि कैग को चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? इसका उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? इसका उत्तर है भारत की संचित निधि पर। अब हम पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति का वर्णन किया गया है। तो अगले अनुच्छेद अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां क्या-क्या हैं, इसका उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने की बात की गई है। तो वहीं अनुच्छेद 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं की रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखते हैं। साथ ही राज्य के लेखाओं की रिपोर्ट कैग द्वारा राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल इसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है इस पेज के आखिरी में दिए गए पॉइंट को पढ़ने का। वो ये है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश की प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है, यानी कि कैग रिटायर होने के बाद कोई भी प्राइवेट जॉब तो कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे महान्यायवादी यानी कि एजी देश की कानूनी सुरक्षा करते हैं
और कैसे कैग हमारे सरकारी खर्चों की जांच कर पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। अब आप यह दावे से कह सकते हैं कि आपने अनुच्छेद 76 जो कि एजी से जुड़ा है और अनुच्छेद 148 जो कि कैग से जुड़ा है को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि पूरी तरह समझा है। अगर आपको इस टॉपिक की गहराई समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सा पद अधिक शक्तिशाली लगा। साथ ही इंडियन पॉलिटी के हर छोटे बड़े टॉपिक को क्रम से पढ़ने के लिए हमारे चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले सेशन में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।